हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहां पे दिखा दूं कि ब्लैक होल इन द मिल्की वे गैलेक्सी इज स्पिनिंग सो फास्ट इट्स डिसरप्टिंग द स्पेस टाइम। यानी कि ये कहना है कि जो ब्लैक होल है हमारे गैलेक्सी में, यानी कि जो सेंटर में गैलेक्सी है, वो बहुत ही ज्यादा तेजी से घूम रहा है, जिसकी वजह से वो स्पेस टाइम को डिसरप्ट कर रहा है। यानी कि स्पेस टाइम यानी कि जो समय है और हमारा जो स्पेस है उसको खत्म कर रहा है। ये कहां पे है? ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि जिस आकाशगंगा के अंदर हमारा तारा है और उस तारे के ऊपर हम चक्कर लगाते हैं, उसी गैलेक्सी के बीच में एक क्या है? सुपर मैसिव ब्लैक होल है। और वही क्या कर रहा है कि अपनी अवकाश से ज्यादा, यानी कि जितना अनुमान लगाया गया था उस अनुमान से ज्यादा तेज वह घूम रहा है। कितना ज्यादा? लगभग 60 गुना ज्यादा तेजी से वो घूम रहा है और यही सबसे ज्यादा चौंकाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी इस धरती को खा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिक्कत ये है कि जो वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे थे ब्लैक होल के बारे में, सुपर मैसिव ब्लैक होल के बारे में, वो काफी गलत है। इसका मतलब कि ब्लैक होल के बारे में जानना अभी बहुत कुछ बाकी है और इसका मतलब यह भी है कि ब्लैक होल अभी भी एक रहस्य है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी तक हमने सिर्फ कुछ पिक्चर ही ब्लैक होल की ली है जो हमने देखा है। हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते हैं कि ब्लैक होल कैसा होता है। रियलिटी में 1% उसके बारे में हम नहीं जानते, सिवाय इस सबूत के कि ब्लैक होल होता है। तो ये पूरा मामला क्या है, इसको समझेंगे और ये जानेंगे कि आज ब्लैक होल कैसे स्पेस टाइम को डिसरप्ट करता है। भैया भला टाइम को कैसे ब्लैक होल डिसरप्ट करता है, ये भी समझेंगे। और हम साथ में ये भी समझेंगे कि कैसे स्पेस को भी वो खा जाता है। आपने सोचा होगा कि भाई स्पेस में हवा है, चलो अंतरिक्ष में चले जाएंगे। अंतरिक्ष में कुछ नहीं है। जो स्पेस है, जो खाली स्थान है, वो तो कुछ नहीं है, लेकिन जो खाली स्थान है वो भी अपने आप में बहुत कुछ है, यानी कि उसमें भी बहुत कुछ है। और जो ब्लैक होल है वह उस खाली स्थान को भी खा जाता है, मतलब कुछ नहीं जो है उसको भी खा जाता है। तो आप सोचेंगे भला ये कैसे है, तो इसको भी हम समझेंगे कि कैसे ये साइंस काम करता है और क्यों वहां पे समय खत्म होने लगता है, और क्या ये कहना चाहते हैं कि डिसरप्टिंग द स्पेस टाइम, इसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि जो ब्लैक होल होता है वह स्पेस टाइम खा ही जाता है। ऐसा नहीं है कि डिसरप्ट बाद में करेगा। अगर ब्लैक होल बना है तो इसका मतलब यह है कि उसने स्पेस और टाइम को खा गया है, स्पेस टाइम को उसने खत्म कर दिया है। यानी कि अगर आपके बगल में एक ब्लैक होल पैदा हो जाए, हालांकि ब्लैक होल जब बनेगा तो आप बचेंगे नहीं, आप उसके अंदर चले जाएंगे उसके ग्रेविटी की वजह से। लेकिन हम कल्पना करते हैं कि क्या हो कि वो जो ब्लैक होल बन जाए, आप उसके अंदर ना जाएं। ठीक है, अब बस आप नजारा देखें तो क्या होगा। अगर आपने घड़ी पहनी है अपने हाथ में तो आपको दिखेगा कि जो आपका समय है वो क्या है? शून्य है, यानी कि वो बढ़ नहीं रहा है, आपका समय रुक गया है। जैसे भगवत गीता में आपने देखा होगा कि समय रुक गया था, सिर्फ कृष्ण अर्जुन अब बात कर रहे थे, बाकी लोग क्या थे? रुके हुए थे। तो वैसे ही आप देखेंगे कि आपके जो दूर की चीजें हैं वो चल रही हैं, लेकिन आपका जो समय है वो रुका हुआ होगा, स्थिर होगा, यानी कि आपकी जो उम्र है वो रुक गई है। दूसरा आप क्या देखेंगे? दूसरा आप ये देखेंगे कि यहां पे जो स्पेस है वो खत्म हो चुका है। कैसे? अगर आपको लाइट को क्या हो, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना हो तो आप स्पेस में भेज पाते हैं। यानी कि जो सूरज से लाइट यहां तक आती है वो किसके माध्यम से आती है? अंतरिक्ष के माध्यम से आती है, उसे हवा की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर ब्लैक होल आपके बगल में होगा तो आपके जो स्पेस है उसको वो खा जाएगा। जब उसको खा जाएगा तो अगर आप लाइट जलाएंगे तो लाइट जा नहीं पाएगा, ट्रेवल नहीं कर पाएगा, वो रुका हुआ रहेगा, क्योंकि वहां पे भी स्पेस खत्म हो चुका है। अब आप सोचेंगे ये क्या है, बहुत बड़ा ये तो लेक्चर, मतलब कैसा लेक्चर दे दिया। तो अब इसको हम आसान भाषा में समझेंगे, लेकिन हम ये समझेंगे आखिर ये ऑब्जर्वेशन मिला कहां से, इसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये कहां से मिला है। जो रिसर्चर थे, ठीक है, रूथ डेली पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के थे, और उनकी टीम ने क्या किया है, इसको ऑब्जर्व किया है। कैसे ऑब्जर्व किया है? चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के द्वारा इसको यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। अब मैं आपको ये बता दूं, जो चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, आप ऐसा मत समझिएगा कि ये इसरो ने लॉन्च किया है। नाम चंद्र पे है, चंद्रमा मतलब हिंदी भाषा में है, लेकिन ये लॉन्च नासा के द्वारा हुआ था 1999 में, जिसका काम था कि ब्लैक होल और जो एस्ट्रो फिजिक्स की दुनिया है उसके बारे में अध्ययन करना था। ठीक है, एक्सरेज नाम इसलिए है क्योंकि जो ब्लैक होल होता है वो क्या करता है? एक्सरेज पैदा करता है, या फिर हम ये कहें
कि पल्सर बहुत, जैसे न्यूट्रॉन स्टार हुए, सब पल्सर बहुत ज्यादा पैदा करते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के लगातार लहरें ये भेजते रहते हैं, तो ये पैदा करते हैं। इसी वजह से इनका नाम एक्सरेज ऑब्जर्वेटरी रखा गया। यानी कि अगर ब्लैक होल को हमें अच्छे से जानना है, उसके काफी गहराई तक जानना है, तो हमें एक्सरेज के ऊपर वहां पे क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि भला ब्लैक होल एक्सरेज कैसे निकालता है, तो मैं आपको बता दूं कि एक एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो, एक्सेलरेट करे, त्वरण करे, यानी कि उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाए हर सेकेंड, तब वो क्या करता है, एक्सरेज पैदा करता है। और ब्लैक होल के साथ यही होता है। ब्लैक होल के साथ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक ब्लैक होल है, मान लीजिए यहां पे एक ब्लैक होल है, अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा तो जितना ये पास जाएगा उतना ज्यादा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे एक बॉल ऊपर से धरती की तरफ गिरता है तो आप देखेंगे कि जितना पास वो धरती की तरफ आएगा उसका स्पीड उतना बढ़ता जाता है, यानी कि हर सेकेंड स्पीड बढ़ रही है। यही इसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ होगा जब वो ब्लैक होल की तरफ जाएगा, और जब वो ब्लैक होल की तरफ जाएगा तब वो क्या पैदा करेगा, एक्सरेज पैदा करेगा। और वो जो एक्सरेज हैं वो क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ब्लैक होल के पास है तो हमें उसकी जानकारी मिलती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो इन्होंने अध्ययन किया वो अध्ययन इतना अलग क्यों था, अनुमान से अलग क्यों था। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक ब्लैक होल को सिर्फ इन्होंने फोटो में देखा है। ये कोई खिलौना नहीं है, या ये कोई नदी नहीं है, या ये कोई समुद्र नहीं है जिसके अंदर आप जाके गोते मार के आप उसकी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, वहां हम पहुंच नहीं सकते हैं, उसे हम देख नहीं सकते हैं, ये असंभव है। आपने जो फिगर पहली बार ब्लैक होल की पिक्चर आई थी, वो पिक्चर कोई नॉर्मल पिक्चर नहीं थी। उस पिक्चर में हजारों टेलीस्कोप साथ में मिलकर काम किया था और अलग अलग भाग का क्या किया था, पिक्चर लिया था, और उस पिक्चर को मैपिंग किया गया, यानी कि सिमुलाइज करके वो पिक्चर बनाया गया। वो ओरिजिनल पिक्चर नहीं है। यानी कि अगर हमें ब्लैक होल का पिक्चर भी लेना हो तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, मुश्किल है। तो भला सोचिए कि हम कैसे ये जान सकते हैं कि जो ब्लैक होल मिल्की वे गैलेक्सी में है उसका मास कितना होगा, उसकी ग्रेविटी कितनी होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, ये जानना कैसे संभव है। ये संभव है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ सबूत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो ब्लैक होल है, ठीक है, या जो आकाश गंगा है जिसमें हम रहते हैं, इसकी क्या टोटल मास क्या है कुछ हमें नहीं पता, कितने गैलेक्सीज हैं हमें कुछ नहीं पता। हम सिर्फ अनुमान पे हैं, हम बस अनुमान लगाते हैं इतना हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट अगर नंबर की बात हो तो हमें नहीं पता। तो भला कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो ब्लैक होल है उसका मास क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब आप सोचेंगे कि ब्लैक होल स्पिन इसका क्या मतलब है, वो घूमता है। तो अब समझाते हैं कि ब्लैक होल कैसे बनता है, तो आपको समझ में आएगा कि ब्लैक होल स्पिन क्या होता है, और फिर हम ये भी समझेंगे कि आखिर कैसे ये स्पेस टाइम को डिसरप्ट कर रहा है, ये क्या कहना चाहते हैं साइंटिस्ट, इसको भी हम यहां पे समझेंगे। देखिए, जैसे हमारी धरती है, आपने देखा होगा ग्रेविटी पैदा करती है। ग्रेविटी पैदा करने का मतलब है कि आप देखेंगे हम ऊपर जा नहीं सकते हैं। यहां तक कि जो एरोप्लेन उड़ता भी है ग्रेविटी की वजह से, आप देखेंगे कि वो कभी भी ऐसे नहीं जाएगा, वो जब भी जाएगा इस कर्व के पाथ में जाएगा। तो यहां पे जो आइंस्टाइन थे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा उन्होंने बताया कि जो ग्रेविटी पैदा होती है वो पैदा इसलिए होती है क्योंकि ये जो स्पेस है ये क्या है, मुड़ा हुआ है। इसी वजह से हम क्या होते हैं, ये ग्रेविटी फील करते हैं, ये फोर्स फील करते हैं। स्पेस का मतलब जो खाली स्थान है वो क्या है, तना हुआ है और ऐसे कर्व के आकार में, समझिए, देखिए यहां पे कर्व के आकार में, ठीक है, ऐसे मुड़ा हुआ है। जैसे हमारी धरती है तो चारों तरफ स्पेस ऐसे मुड़ा हुआ है। अब आप जब चलना चाहेंगे तो आपको इसी पाथ पे चलना पड़ेगा। जैसे कि नदी होती है, नदी में नाव चलता है, नाव अगर नदी सीधी हो तो नाव सीधा चलेगा, नदी अगर मुड़ी हो तो नाव मुड़ के चलेगा। वैसे ही स्पेस मुड़ा हुआ है, इसी वजह से इस स्पेस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट चलेंगे वो कर्व के पाथ में चलेंगे। इसीलिए एरोप्लेन ये सब कभी भी सीधे नहीं जाते हैं, इनकी ट्रैजेक्टरी हमेशा मुड़ी हुई होती है। ये आपको समझ में आया। अब आप समझने की बात यहाँ पे ये है, अगर कोई ऐसी चीज जिसका मास धरती से ज्यादा हो, जैसे कि सूरज, तो सूरज स्पेस टाइम पे ज्यादा प्रभाव डालेगा। उसका जो स्पेस टाइम है वो क्या होगा, ज्यादा मुड़ा हुआ होगा, ज्यादा कर्व होगा, ठीक है। लेकिन जब ये सूरज अपना फ्यूल खत्म करेगा, फ्यूल जब खत्म करेगा तब ये ब्लैक होल में बदलेगा, कुछ कई सौ साल बाद, करोड़ों साल बाद। तो क्या होगा, अब जब वो ब्लैक होल में इसका मास बदलेगा
तो ब्लैक होल की मास जो होती है वो बहुत इनफाइनाइट लेवल पे होती है, बहुत ही ज्यादा अधिकतम होती है। तब क्या होगा, तब ये जो ब्लैक होल है आप देख रहे हैं, पहले न्यूट्रॉन स्टार में बदला तो इसने स्पेस टाइम को और स्ट्रेच कर दिया, और स्ट्रेच कर दिया, एकदम एकदम स्ट्रेच कर दिया, यानी कि इसके अंदर कोई गया तो चिपटा हो गया। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका अगर यहां पे जो न्यूट्रॉन स्टार है वो कई सौ तारे के बराबर होता है, लाखों तारों के बराबर होता है, इसका मास इतना ज्यादा, क्योंकि यहां सिर्फ न्यूट्रॉन ही होते हैं। अब यहां पे यही न्यूट्रॉन स्टार जब ब्लैक होल में बदलता है तो इसकी जो मास होती है इनफाइनाइट हो जाती है। अब ये क्या करेगा, आप एक समझिए एक चादर है, उसके ऊपर आप इनफाइनाइट फोर्स लगाएंगे तो चादर क्या होगा, फट जाएगा, समझ रहे हैं। तो वैसे ये स्पेस जो है वो क्या तरीके से चादर है, अगर इस पे ब्लैक होल इनफाइनाइट ग्रेविटी फोर्स लगाएगा तब ये जो स्पेस है एक चादर की तरह क्या होगा, डिसरप्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहां पे भी यही है, अब ये ब्लैक होल में बदल चुका है, आप देखेंगे स्पेस एकदम तन चुका है, खिंच चुका है और स्पेस डिसरप्ट हो चुका है, यानी कि यहां पे अगर आप देखेंगे जो स्पेस है ही नहीं, जहां ब्लैक होल है वहां पे स्पेस है ही नहीं, और जब स्पेस नहीं है तो फिर क्या होगा, टाइम होगा ही नहीं। ठीक है, क्या मैंने इसके बारे में लेक्चर भी बनाया था, मैं आपको बता दूं कि वो जो लेक्चर मैंने बनाया था वो काफी लंबा है, उसमें मैंने बताया था कैसे जो टाइम होता है वो क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से ब्लैक होल में कैसे जीरो हो जाता है, और मैंने स्पेस के बारे में बताया था। तो यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ कि यहाँ पे टाइम जीरो हो गया, जब टाइम जीरो हो जाएगा, जब समय नहीं होगा तो अंतरिक्ष भी अपने आप में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। अब एक सवाल उठता है कि भला ब्लैक होल स्पिन कैसे करता है, तो आपने देखा होगा हमारी धरती घूमती रहती है अपने कक्ष में, तो तारा अपने कक्ष में और तेजी से घूमता है, तो ब्लैक होल अपने कक्षा में अपने एक्सिस पे बहुत तेजी से घूमेगा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि हमारी धरती सूरज का चक्कर लगाती, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। हमारी धरती अपने आप के एक्सिस में घूमती रहती है, ठीक है, जिसे हम दिन कहते हैं, मतलब एक बार चक्कर लगा लिया तो उसका एक दिन हो गया। तो वैसे ही ये सूरज भी चक्कर लगाता है, और जब ये सूरज ब्लैक होल में बदल जाएगा तो वही भाई चक्कर लगाएगा, यानी कि जितना इसका मास बढ़ेगा उतना तेजी से ये क्या करेगा, एक्सिस करेगा। तो इसी वजह से इसका मास इनफाइनाइट होने की वजह से इसकी जो स्पीड हो जाती है वो हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट के पास, यानी कि सी, यानी कि कोई चीज ब्लैक होल में बदल रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास वो रोटेट करेगा। लेकिन यहां पे बात हो रही है कि स्पीड बढ़ गया, जबकि हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर कोई स्पीड हो नहीं सकती है। तो यहां पे वैज्ञानिक कहना क्या चाहते हैं, वैज्ञानिक कहना यह चाहते हैं कि ये जो ब्लैक होल है इसके चारों तरफ क्या है, बहुत बड़ा डिस्क है। डिस्क किस चीज का है, डिस्क है गैसेस का, जो गैस मॉलिक्यूल हैं उनका है, यानी कि ये ब्लैक होल बहुत ज्यादा ग्रेविटी रखता है, लेकिन इसके आसपास के जो गैस हैं, धूल कण हैं, ग्रेविटी की वजह से इसकी तरफ चक्कर लगा रहे हैं। जैसे हमारी धरती का चक्कर चंद्रमा लगाता है, वैसे ही इस ब्लैक होल का चक्कर बहुत बड़े बड़े धूल कण लगा रहे हैं, तारे लगा रहे हैं, और उन धूल कणों में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ये सब होते हैं। अब होगा क्या, जब वो बहुत तेजी से चक्कर लगाएंगे तो आपस में टकराएंगे, फ्रिक्शन पैदा होगा, गर्मी पैदा होगी, वहां बिजली पैदा होगी, और उसकी वजह से क्या होता है, ये जो गैसेस होते हैं आयंस में बदल जाते हैं। आयंस यानी कि जैसे आप समझ सकते हैं कि सूर्य सन है, वहां पे जो हाइड्रोजन है वो आयंस के रूप में है, क्योंकि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन अलग हो चुका है अपने न्यूक्लियस से, तो उनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल है, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं और वो लाल हैं और वही चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसी के बारे में वैज्ञानिक बात कर रहे हैं, इसी डिस्क के बारे में वैज्ञानिक बात कर रहे हैं कि ये जो डिस्क है ये ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब इसकी स्पीड बढ़ गई है, तो स्पीड बढ़ी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते हैं बढ़ी होगी, हम ये जरूर कह सकते हैं कि अभी तक हमने जो ऑब्जर्व किया है वो काफी हद तक सटीक नहीं था, और इसकी संभावना है कि हम जब आगे और भी रिसर्च करेंगे तो जो अभी तक हमें मिला है उसमें भी बहुत ज्यादा बदलाव आएंगे, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं है, मैंने पहले बताया था कि हमारे घर में पेंडुलम लगा के आप उसकी स्पीड का पता लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बारे में सटीक जानकारी हमें उस दिन मिलेगी जिस दिन हमारा कोई ऑब्जर्वेटरी कोई सिस्टम उसके अंदर जाके उसके पास जाके रिसर्च करेगा, तब उस दिन हम कह सकते हैं कि हमारे पास एग्जैक्ट डाटा है, वरना अभी तक हम कह नहीं सकते हैं कि हमारे पास एग्जैक्ट डाटा है। इसी वजह से जो इसकी स्पीड है वो क्या होगी, कम ज्यादा तो होती ही रहेगी। और भाई ये है ब्लैक होल और ये खाता है तारों और गैसों को। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने बताया ये हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। और सबसे बड़ी चीज कि आप पढ़ाई करते हैं, 2-3 साल पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपने एक चीज देखा होगा अब मेहनत करने के बावजूद भी आपकी जो आउटपुट है वो उतना अच्छा नहीं आता है। यानी कि आप कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन
प्रॉब्लम यही है कि लास्ट में रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो क्वालिटी टाइम पढ़ाई करते हैं, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, वो हर एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। तो रिसर्चर ने, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 100 साल तक रिसर्च किया, तब जाके उन्होंने ये पाया कि जो एथलीट्स होते हैं, जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, उनके अंदर फ्लो स्टेट होता है, यानी कि उनका दिमाग फ्लो की अवस्था में होता है। जैसे गुस्से की अवस्था है वैसे फ्लो की अवस्था है, जैसे विराट कोहली होते हैं। यानी कि हम उस फ्लो को हैक कर सकते हैं, यानी कोई इंसान के अंदर वो पैदा किया जा सकता है सिर्फ कुछ थेरेपी के द्वारा। और उन्हीं थेरेपीज को हम इंडिया में लाए हैं महज 299 में, और यही थेरेपीज बाहर लाखों रुपए की मिलती है, जिसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो दूसरे इसे आप जरूर अवेल करें, और जैसा कि मैंने बताया, वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और भी लोगों को ये नॉलेज मिले।